हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। देखिए, मैं राजेश गोरख और फिर से एक नई क्लास में उपस्थित हूँ। आज हम समझेंगे दोस्त कि भारतीय मिट्टियाँ क्या होती हैं और जो भारतीय मिट्टियाँ हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। इसके अलावा आज हम यह भी चर्चा करेंगे कि भारतीय मिट्टी जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। बहुत सारी बातों का डिस्कशन करेंगे और संपूर्ण रूप से यह समझने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो आज हम समझेंगे दोस्तों भारतीय मिट्टियां, जिसको हम मृदा या मिट्टी के नाम से जानते हैं। मृदा या मिट्टी या सॉइल एक ही बात है दोस्तों। इंग्लिश में इसको हम सॉइल कहते हैं और हिंदी में मृदा या मिट्टी कहते हैं। बात करें दोस्तों कि यहाँ से प्रश्न किस तरीके से एग्जाम में बनते हैं, तो यहाँ से अलग अलग टाइप से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जैसे सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है दोस्त कि भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी। भारतीय अनुसंधान केंद्र के अनुसार मिट्टियों के प्रकार कितने हैं। इसके अलावा कोई मिट्टी आपको दे देगा और पूछ लेगा दोस्त कि ये जो मिट्टी है ये भारत के किस क्षेत्र में ज्यादातर पाई जाती है, या इस मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी है वो किस कृषि या किस फसल के लिए सबसे ज्यादा अत्यधिक उपयोगी है। इस टाइप से प्रश्न, अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस पूरे पैकेज ओवरऑल आज हम चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि मृदा या मिट्टी या सॉइल। मृदा या मिट्टी एक ही बात है दोस्तों। इंग्लिश में इसको हम सॉइल कहते हैं। जो मृदा अनुसंधान केंद्र है जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है, यहां से डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मृदा अनुसंधान केंद्र कहां पर है। तो याद रखेंगे दोस्त, मध्य प्रदेश भोपाल। और कब स्टेब्लिश्ड किया गया था, मीन कब इसको स्थापित किया गया था, कब बनाया गया था। तो 1988 में इसका निर्माण किया गया था, बनाया गया था। अब हम समझते हैं कि मृदा का अध्ययन। मृदा का जो अध्ययन है इसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इसको हिंदी में बताइए। तो याद रखेंगे दोस्त, मृदा के अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, पेडोलॉजी ही बोला जाता है। अब हम समझते हैं कि जो मिट्टियां हैं ये वैसे तो बहुत टाइप की होती हैं और बहुत सारे टाइप्स होते भी हैं, लेकिन हमको पिछली भी हमने आपको वीडियो में बताया है कि हमको वही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम और एग्जाम के हिसाब से ओरिएंटेड है। तो देखिए, जो भारतीय मिट्टियां हैं इसको अनुसंधान केंद्र के अनुसार जो भारतीय मिट्टियां हैं इनको 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटने के क्रम में इनके नाम दिए गए हैं। पहला है नाम जलोढ़ मृदा, दूसरा है दोस्त काली मृदा, तीसरा है लाल मृदा, चौथा है लेटेराइट मृदा, पांचवा है पर्वतीय मृदा, छठवां है दलदली मृदा, सातवां है मरुस्थलीय मृदा और आठवां है लवणी मृदा। तो इस प्रकार से 8 मृदाओं के नाम आपको ये दिखाई दे रहे होंगे और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। और थैंक यू। अब हम चलते हैं इससे आगे।
अब हम चलते हैं जो पिछली क्लास थी उससे आगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो 8 प्रकार की मिट्टियां हमने अनुसंधान केंद्र के हिसाब से समझी, उससे आगे तो 8 प्रकार की जो मिट्टियां हैं उनमें जो 4 प्रकार की मिट्टियां हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत में वैसे तो बहुत सारी मिट्टियां पाई जाती हैं, लेकिन जो 4 जो मिट्टियां हैं वो मुख्य रूप से भारत में अधिकांश या कहें अधिक क्षेत्र पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि 4 प्रकार की मिट्टियां जो हैं वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। ये नहीं है कि वो मिट्टियां जो हैं वो नहीं पाई जाती हैं, वो भी पाई जाती हैं, लेकिन क्या है कि ये जो मिट्टियां हैं ये भारत के अधिकांश क्षेत्र सबसे ज्यादा क्षेत्र पर पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी मिट्टियां हैं? तो सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। कौन सी है बच्चे? जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा। जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा, ये 4 वो मिट्टियां या कहें वो सॉइल्स हैं जो भारत के अधिकांश क्षेत्र पर पाई जाती हैं या कहें भारत के अधिक क्षेत्र पर पाई जाती हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो भारतीय मिट्टियां हैं इनमें मुख्य रूप से कौन कौन सी कमियां पाई जाती हैं। तो अगर बात करें कि जो मुख्य रूप से कौन कौन सी कमियां होती हैं भारत की मिट्टियों में, तो वो हम समझते हैं। तो भारत की जो मिट्टियां हैं इनमें 3 कमियां देखने को मिलती हैं। इन 3 कमियों में कौन कौन सी कमियां हैं? तो कमियां हैं वो हैं सबसे पहले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। भारत की जो प्रमुख मिट्टियां हैं या कहें जितनी भी मिट्टियां हैं उनमें 3 जो कमियां हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस, ये मिट्टी में इनकी कमी पाई जाती हैं। तो इसलिए इनको कमियों के रूप में हम जानते हैं। अब हम समझते हैं मिट्टियां के बारे में। जो मिट्टियां हैं उनकी स्पेशली कुछ विशेषताएं और किस तरीके से उनसे प्रश्न बनते हैं इसके बारे में अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो पहली हमारी जो प्रमुख मिट्टी है वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे हम इसको दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी, जिसको हम एल्यूवियल, इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करेंगे तो जो हमारी प्रमुख मिट्टी जलोढ़ मृदा, इसको हम दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी और एल्यूवियल सॉइल आदि नामों से जानते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनता है, तो आइए समझते हैं कि आपको वो पूछेगा कि जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो वही आपका सही होगा, और आपको संपूर्ण रूप से याद होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी, इंग्लिश में इसको एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। एल्यूवियल जो सॉइल है या जलोढ़ जो मृदा है, इसकी क्या है विशेषताएं और किस तरीके से बनते हैं प्रश्न। तो देखिए पहला जो पॉइंट है कि ये जो जलोढ़ मिट्टी है या जलोढ़ मृदा है, ये नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाई जाती है। क्या होता है कि जो जलोढ़ मृदा है वो नदियां जो होती हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से मिट्टी को काटती हुई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला देती हैं, और ये जो मिट्टी होती है इसी को हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है
ये नदियों द्वारा लाई जाती है और एक सिंचित क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो नदियां होती हैं उनके आसपास की ये जो मिट्टी होती है ये उसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसीलिए क्या होता है कि ये जो जलोढ़ मृदा है या जलोढ़ मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। तो पहला पॉइंट दोस्तों उम्मीद होगी कि ये जो आपको समझ आया होगा कि जो जलोढ़ मृदा है ये नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से ला करके मैदानी क्षेत्रों में फैला देती हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्षेत्र, यानी जलोढ़ जो मृदा है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है ज्यादातर, तो याद करेंगे दोस्तों उत्तरी तथा तटीय मैदान। उत्तरी मैदान जो ऊपर का मैदान है भारत का, जैसे आप अगर नक्शा समझें तो ये जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है यहाँ पर ये जो नदियां यहाँ से निकलती हैं इस क्षेत्र में ज्यादातर क्या है तो उत्तरी तथा तटीय मैदानों में ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें किस चीज की सबसे ज्यादा अधिकता है, याद करेंगे दोस्तों किस चीज की अधिकता है। अधिकता की बात करें तो इसमें चूना तथा पोटेशियम, जिसको हम पोटास भी कहते हैं, तो इसमें क्या है कि अधिकता किसकी है, चूना तथा पोटेशियम जिसको हम पोटास कहते हैं, इसकी अधिकता देखने को मिलती है। इसके अलावा हमने अभी पॉइंट समझा था, चौथा पॉइंट है ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा है, मिट्टियां दे देगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मिट्टी है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो याद रखेंगे दोस्त जो जलोढ़ मृदा है, जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे उपजाऊ मृदा है। इसके अलावा यह जो जलोढ़ मृदा है या दोमट मिट्टी जो है यह है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो याद करेंगे इस पॉइंट को, यह जो दोमट या जलोढ़ मिट्टी है ये कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो एक होती है बांगर, याद करेंगे दोस्त बांगर, और दूसरी होती है खादर। अब हम समझते हैं कि जो बांगर शब्द है इससे क्या तात्पर्य होता है, यानी बांगर शब्द का क्या मतलब होता है और खादर जो शब्द है इससे क्या मतलब होता है। तो बांगर जो शब्द है इससे तात्पर्य होता है पुरानी, कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जब नदियां जलोढ़ मिट्टी को बहुत समय पहले लेकर आती हैं और अगर आज से देखा जाए और आज से वो टाइम है वो बहुत पुराना है, और बहुत पुराने समय में जब मिट्टी लाई जाती है तो उसको हम बांगर कहते हैं, और नई जो मिट्टी लेकर के आती हैं नदियां उसको हम खादर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी कुछ विशेषताएं हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जैसे अगर बात करें खेती की, तो जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें सबसे उपजाऊ खेती कौन सी अच्छी की जा सकती है, या कौन सी खेती इसमें सबसे ज्यादा अच्छी होती है, तो सबसे पहले धान। यह जो खेती होती है धान वो जलोढ़ या दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। इसके अलावा वैसे तो सभी जो मिट्टियां हैं उनमें सभी प्रकार की फसलें हो सकती हैं या फसलें बोई जा सकती हैं, लेकिन बात आती है कि कौन सी फसल उस मिट्टी में सबसे अच्छे प्रकार से या सबसे कहें ज्यादा पैदावार हो रही है, वो मिट्टी उस फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी या कहें अच्छी मिट्टी मानी जाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर जलोढ़ या दोमट मिट्टी की, तो यह जो मिट्टी है इसमें जो धान जो फसल होती है, धान जो खेती होती है वो सबसे अच्छी फसल होती है। इसके अलावा इसमें गेहूं, मक्का, तिलहन और आदि सभी फसलें भी बोई जा सकती हैं, लेकिन धान जो होती है वो एक अच्छी फसल मानी जाती है किसके लिए, तो जलोढ़ या दोमट या कछारी मिट्टी जिसको हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, इसके लिए मानी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें कि जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें किस प्रकार की कमी देखने को मिलती है, तो वही हमने यहाँ पर समझा कि मुख्यतः
मिट्टियों में 3 कमियां पाई जाती हैं, किस किस की? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की और ह्यूमस की। यहाँ पर भी नाइट्रोजन, शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इसकी ही कमियां देखने को मिलती हैं। यहाँ तक उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। और एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। तो मिट्टियों हमने जलोढ़ या दोमट या कछारी मिट्टी के बारे में समझा। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये नदियों द्वारा लाई जाती है। इसके अलावा अगर क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी तथा तटीय क्षेत्र में ये जो जलोढ़ मृदा है ये पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में किस चीज की अधिकता होती है? तो चूना तथा पोटेशियम या कहें पोटाश की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा यह जो जलोढ़ मिट्टी है ये अन्य जो मिट्टियां हैं उनमें सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके अलावा यह जो जलोढ़ मृदा है यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। याद करेंगे दोस्तों, बांगर और खादर। बांगर शब्द से तात्पर्य होता है पुरानी और खादर से तात्पर्य होता है नई। इसके अलावा बात करें खेती, तो खेती जो धान की खेती होती है वो जलोढ़ या कहें दोमट मिट्टी के लिए सबसे उपयोगी खेती मानी जाती है, अच्छी खेती मानी जाती है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, ये इस मिट्टी में कमियां देखने को मिलती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इससे आगे। तो आगे अब हम चलते हैं दूसरी मिट्टी जो हमारी है काली मिट्टी, इसकी तरफ। काली मिट्टी जिसको हम रेगुर मृदा, याद करेंगे दोस्तों, काली मिट्टी इसी को हम क्या कहते हैं? रेगुर मृदा। इसके अलावा काली कपास मिट्टी, लावा मिट्टी और जुते हुए खेत की मिट्टी के नाम से जानते हैं। आइए बारी बारी से अब हम समझते हैं कि आखिरकार इसे रेगुर या कपास या काली कपास मिट्टी या लावा मिट्टी या जुते हुए खेत की मिट्टी क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका नाम तो है काली मिट्टी। अब हम समझते हैं रेगुर मिट्टी किस आधार पर इसका नाम पड़ा। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं रेगुर के लिए, लेकिन गुर पीछे आपको दिखाई दे रहा है, गुर याद करेंगे। तो गुर से तात्पर्य है कि जो गुड़ होता है हमारा वो एक बिखरा हुआ या कहें कठोर प्रकार का देखने को मिलता है, और एक कहें समतल या कहें चिकना सतह नहीं देखने को मिलता है। तो गुड़ जैसी स्थिति होती है किसकी? काली मिट्टी की। इसके अलावा यह जो काली मिट्टी होती है इसमें जो कपास हमारा होता है, कपास की जो खेती होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे काली कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लावा मिट्टी इसीलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसका जो निर्माण है वो लावा के फटने, चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम लावा मिट्टी रखा गया है या कहें लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे जुते हुए खेत की मिट्टी इसीलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि जब हम किसी भी खेत को जोत देते हैं तो वो जो खेत हमारा होता है वो एक कहें तो खुरदरा देखने को मिलता है, इसीलिए ये जो काली मिट्टी है जब सूख जाती है तो ये जो इसमें है वो दरारें दिखाई देती हैं, इसीलिए इसे जुते हुए खेत की मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में हम इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। आइए अब हम बारी बारी से इसके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या कहें पॉइंट्स जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है निर्माण। याद रखें दोस्तों, निर्माण। तो जो काली मिट्टी है इसका निर्माण किस तरीके से हुआ, तो याद रखें दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान है, भारतीय जो बेसाल्ट चट्टानें हैं जब ये टूटती फूटती हैं, जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, आगे हम समझेंगे कि बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं, अभी आप फिलहाल ये समझिए कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं जब ये टूटती फूटती हैं तो क्या होता है, इनका निर्माण होता है। सॉरी दोस्तों, अब हम समझते हैं। तो उम्मीद है निर्माण के संबंध में आपको समझ में आया होगा
कि जो काली मिट्टी है इसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें जब टूट जाती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसके अलावा रंग का कारण, यानी काली मिट्टी इसका रंग काला क्यों है, तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, इस मिट्टी में क्या होता है कि टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एक तत्व पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो मिट्टी है उसका रंग काला होता है और काला रंग होने के कारण इसे काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अब हम समझते हैं क्षेत्र, यानी दूसरा पॉइंट हमने ये समझा। तीसरा पॉइंट है क्षेत्र। क्षेत्र के बारे में दोस्तों समझें तो क्षेत्र से तात्पर्य है कि भारत के किस क्षेत्र या किस एरिया में यह जो मिट्टी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अधिकांश क्षेत्रों में सभी प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलती हैं, लेकिन हम ये कहें कि ज्यादातर किस क्षेत्र में यह मिट्टी देखने को मिलती है, तो काली जो मिट्टी है वो महाराष्ट्र और गुजरात जैसे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम संपूर्ण रूप से कहें तो पश्चिमी तट, याद करेंगे दोस्तों, पश्चिमी तट के संपूर्ण क्षेत्र पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है इसमें जल सोखने की शक्ति अधिक होती है। यह जो मिट्टी है, याद करें दोस्तों, वैसे तो जो सभी मिट्टियां होती हैं उनमें जल सोखने की शक्ति होती है, लेकिन क्या होता है कि जो काली मिट्टी होती है इसमें जल सोखने की शक्ति अधिक पाई जाती है। और जल सोखने के कारण क्या होता है कि अगर इस मिट्टी में, अगर किसी खेत में ये मिट्टी पाई जाती है तो उसमें अगर हम एक बार पानी लगा दें या कहें एक बार पानी खेत में भर जाने के बाद बहुत समय बाद सूखता है और समय अधिक लगने के कारण क्या होता है कि इसमें दरार पड़ जाती हैं और दरार पड़ने के क्रम में ही इसको हम जुते हुए खेत की मिट्टी के रूप में जानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ आया होगा कि ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, इसमें जल सोखने की शक्ति सबसे अधिक पाई जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जब जल सूखता है तो उसमें दरार पड़ने लगती है। जब खेती या कहें तो मिट्टी में जब दरार पड़ती हैं तो इसे जुते हुए खेत की मिट्टी के रूप में जाना जाता है। अब हम समझते हैं अगला जो हमारा पॉइंट है वो है अधिकता, यानी काली या रेगुर मिट्टी जिसे हम काली कपास या अन्य नामों से जानते हैं, उसमें किस चीज की अधिकता अधिक पाई जाती है। तो आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस चीज की अधिकता अधिक पाई जाती है, ये जो मिट्टी है वो भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप जो टॉपिक है वो इसको पूरा समझिए और अच्छे ढंग से समझिए, तभी आपको याद रहेगा। तो अधिकता आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसे इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरोनिज्म कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? चेरोनिज्म। इसके अलावा अगर बात करें विशेषता की, बात करें दोस्तों विशेषता की, तो यह जो मिट्टी है वो अगर गीली हो जाए, जो काली मिट्टी है अगर ये गीली हो जाए तो गीली होने पर ये अधिक चिपचिपी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर सूख जाए तो ये अधिक कठोर देखने को मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज की जो वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी और निश्चित रूप से ही आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आइए अब हम समझते हैं जो तीसरे प्रकार की मृदा है जो कि लाल मृदा है, इसके बारे में अब हम समझते हैं।
तो लाल मृदा, चूंकि सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे बात करेंगे क्षेत्र की। क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो क्षेत्र से तात्पर्य है कि जो लाल मृदा है वो भारत के ज्यादातर किस क्षेत्र में पाई जाती है। वैसे बात करें लाल मृदा, वैसे तो भारत के कहीं ना कहीं क्षेत्र में ये थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, लेकिन बात करें कि ज्यादातर किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में लाल मृदा मिलती है। दोस्तों, पहला पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है रंग का कारण, यानी जो लाल मृदा है इसका लाल रंग किस कारण होता है। तो फेरिक ऑक्साइड, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि लाल मृदा का लाल रंग किस कारण होता है। तो फेरिक ऑक्साइड किस कारण? फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल जो मृदा है, रेड सॉइल जो है, इसका रंग लाल होता है। इसके अलावा ये जो लाल मृदा है, तीसरा जो पॉइंट है वो है अधिकता। अधिकता से क्या तात्पर्य है? अधिकता से तात्पर्य है कि लाल जो मृदा है, जो रेड सॉइल है, इसमें किन तत्वों की ज्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो लोहा, जिसको हम आयरन कहते हैं, इसके अलावा सिलिका। तो लोहा और सिलिका की अधिकता होती है किसमें? लाल मृदा में। ये जो पॉइंट्स है इनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, या किसी भी प्रकार से कोई ना कोई प्रश्न बन ही जाता है दोस्तों। तो आप, उम्मीद है कि आप बड़े ही ढंग से पूरा वीडियो को देखें, और मेरा सजेशन है आपसे कि हमेशा अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके अलावा भारत के जो चौथा पॉइंट है वो है भारत के तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा यह जो मिट्टी है लाल मृदा, ये पाई जाती है। भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये जो लाल मृदा है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी पूछा जाए तो उत्तर होगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो रेड सॉइल है वो पाई जाती है। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है वो है कृषि। कृषि या कहें या खेती, तो जो रेड सॉइल है इसमें सबसे अच्छी खेती या फसल कौन सी हो सकती है? तो वो है बाजरा। यहाँ से भी एक दो प्रश्न बनते हैं कि जो लाल मृदा है इसके लिए उपयोगी या उपयुक्त कौन सी फसल है। तो याद करेंगे दोस्त, बाजरा या मोटे अनाज। यानी मोटे अनाजों से क्या तात्पर्य है? तो वैसे अनाज जो दालें या कहें जो मोटे अनाज होते हैं या दालें होती हैं, वो मोटे अनाजों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा हमने लिखा भी है यहाँ पर कोष्टक में दालें। तो दालें जितने भी प्रकार की होती हैं वो मोटे अनाजों में आती हैं। इसके अलावा छठवां जो पॉइंट है वो है, इसमें क्या होता है कि जो लाल मृदा होती है, जब इसमें जल मिल जाता है या कहें जल मिलाने पर, जब इसमें जल को डाल दिया जाता है इस मिट्टी में, या कहें पानी बरस जाता है, तो यह मिट्टी क्या होती है? पीली दिखाई देने लगती है। क्या, कैसी दिखाई देने लगती है? पीली दिखाई देने लगती है। यहां से भी एक दो प्रश्न बनता है। इसके अलावा ये जो सातवां पॉइंट है इसको समझेंगे। यह अम्लीय प्रकृति की होती है। अम्लीय प्रकृति की होती है, इससे क्या तात्पर्य है? इसको भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि जो लाल मृदा है, जो रेड सॉइल है, वो अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके अलावा कमी की बात करें तो शॉर्ट में NFH, ये हमने बताया था आपको, फॉस्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। इसके अलावा नौवां जो पॉइंट है, यह बंजर भूमि के रूप में ज्यादा पाई जाती है। कहने से तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि जहां पर रेड सॉइल पाई जाती है, जहां पर लाल मृदा पाई जाती है, ये जो मिट्टी होती है ये उपजाऊ मिट्टी कम होती है। यानी इस जो रेड सॉइल होती है इसमें ज्यादातर फसलें नहीं उगाई जाती हैं, और ज्यादातर जो रेड सॉइल होती है
वो बंजर भूमि के रूप में दिखाई देती है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि यह जो है वो रेड सॉइल जो है वो बंजर भूमि के रूप में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा 10वां जो पॉइंट है वो है पूर्वी तट पर अधिक पाई जाती है। कहें तो जो पूर्वी तट है, अगर हम कहें इस तरीके से, ये जो भारत का नक्शा है, ये जो भारत का नक्शा है, तो ये वाला होता है पूर्वी तट, ये वाला होता है पश्चिमी तट, और ये वाला उत्तर, और ये है दक्षिण। तो पूर्वी तट पर ये जो रेड सॉइल है वो अधिक पाई जाती है इस वाले क्षेत्र में। तो उम्मीद है दोस्तों कि लाल मृदा के बारे में आपको अच्छे ढंग से ये पॉइंट समझ में आए होंगे। आइए अब हम चलते हैं जो चौथी मृदा है, या कहें चौथी जो मिट्टी है, वो है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, चूंकि सबसे पहले हम समझेंगे कि लेटेराइट जो मिट्टी है इसका दूसरा नाम क्या है। तो दूसरा नाम यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो लेटेराइट मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है, या उपनाम क्या है, या इसको और किन नामों से जाना जाता है। तो याद करेंगे, लेटेराइट मृदा को मखरीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है यहाँ से कि मखरीली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा दोस्तों लेटेराइट। या लेटेराइट मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद आंसर होगा दोस्तों मखरीली मिट्टी। अब हम समझते हैं निर्माण के बारे में। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है निर्माण। आखिरकार जो लेटेराइट मिट्टी या मखरीली मिट्टी के नाम से हम इसको जानते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो मानसूनी जलवायु, जो मानसूनी जलवायु होती है, और मानसूनी जलवायु में जो नमी होती है, नमी और नमी के साथ जब परिवर्तन के साथ ही शुष्कता आती है, तो इस क्रमिक जो परिवर्तन होता है, इसमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है, उसी से क्या होता है कि इस मिट्टी का निर्माण होता है। यानी हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, क्या कहेंगे दोस्तों, जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा अत्यधिक गर्मी हो, वहां पर क्या होता है, तो लेटेराइट या मखरीली मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों। अब हम समझते हैं अधिकता के बारे में। इसमें दूसरा पॉइंट है अधिकता। तो अधिकता से आप क्या समझते हैं, अभी हमने आपको बताया था कि अधिकता से हम ये समझते हैं कि ये जो मिट्टी है इसमें कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो याद करेंगे दोस्त, लोह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम लेटेराइट मृदा में पाया जाता है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है रंग का कारण। रंग के कारण से आप क्या समझते हैं, तो रंग का कारण है लो ऑक्साइड, यही हमने समझा। अधिकता में लो ऑक्साइड, और लो ऑक्साइड ही क्या करता है, तो रंग का कारण है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट, वो है क्षेत्र या विस्तार। क्षेत्र विस्तार से हमने समझा था अभी कि हम क्षेत्र से ये समझते हैं कि भारत के किस क्षेत्र में ये जो मिट्टी है वो अधिकांश क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा ये जो मिट्टी है इसका विस्तार किस क्षेत्र में होता है, तो केरल तथा पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी अधिक क्षेत्र में पाई जाती है। और अभी हमने समझा था पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट जिसको हम बोलते हैं, तो ये होता है दोस्तों, अभी हमने समझाया था कि ये होता है पूर्वी घाट, या इसको हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है हमारा, ये जो छोर होता है इसको हम पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं आगे जो 6वां पॉइंट है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो मिट्टी है इसमें सबसे अच्छी फसल नहीं होती है। यहां से भी 1-2 प्रश्न बनता है कि ये जो मिट्टियां हैं, ये जो चारों मिट्टियां हैं, इनमें कहें तो सबसे
कौन सी ऐसी फसल है जिसमें किसी भी प्रकार की अच्छी फसल नहीं हो सकती है? तो इसमें है दोस्तों लेटेराइट मिट्टी। ये जो मिट्टी है इससे ईंटें अच्छे प्रकार से बनाई जा सकती हैं। कहें तो इस तरीके से हम कह सकते हैं फसल तो हो सकती है लेकिन कोई अच्छी फसल नहीं होती है। इसके अलावा ये जो मिट्टी है इससे अच्छे प्रकार से ईंटें बनाई जा सकती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हम समझते हैं कुछ विशेष पॉइंट्स, या अभी हमने आपको बताया था कि पीएच मान या पीएच स्केल क्या होता है। तो देखिए पीएच स्केल से तात्पर्य होता है, इसका जो कहें तो फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को पावर को व्यक्त करना किसके द्वारा? पीएच के द्वारा। एक होता है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिससे क्या होता है, हम किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ या किसी भी विलयन की अम्लीय या क्षारीयता होने का पता करते हैं। अम्लीय या क्षारीयता होने से क्या तात्पर्य है? तो अम्लीय होने से तात्पर्य है दोस्तों कि कोई भी पदार्थ किस प्रकार खट्टा है, या कहें तो अम्लीय हम कहें तो खट्टे से समझिए, जबकि क्षारीय अगर हम कहें तो आप नमकीन या कड़वा समझिए। इसके अलावा और उदासीन से तात्पर्य है कि ना तो वो खट्टा है और ना ही कहें तो नमकीन है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं पीएच स्केल के बारे में। तो इस तरीके से कोई एक पीएच स्केल होता है। मान लीजिए यहां पर क्या होता है कि ये पीएच स्केल जो होता है वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ पर 14 तक होता है। इसमें क्या होता है कि जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर 7 तक पहुंच जाते हैं, तो 7 से यहाँ पर जब छठवां पॉइंट आता है यहाँ पर 6, तो 0 से 6 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। याद करें दोस्तों, अम्लीय। जब कोई पदार्थ जब उसका पीएच स्केल देखते हैं और जब 0 से 6 के बीच में या कहें 6 या 0 कोई भी प्राप्त अंक होता है तो उसकी वो कैसा पदार्थ है दोस्तों? अम्लीय पदार्थ है। इसके अलावा अगर 7th नंबर प्राप्त होता है, अगर किसी भी विलयन या किसी भी तत्व या किसी भी पदार्थ की जब हम पीएच स्केल चेक करते हैं और उसका जो अंक है वो 7 आता है, तो क्या होता है इससे? उसका जो पीएच स्केल है वो उदासीन है। इसके अलावा 7 से आगे अगर हम चलें यहाँ पर 8, अगर किसी तत्व या विलयन या किसी पदार्थ के अगर पीएच स्केल अगर चेक करें और उसका आंसर 8 आता है, या 8 से आगे 14 तक कहीं भी बीच में, या 14 या 8 या इसके बीच में कहीं भी अगर हमें प्राप्त होता है तो उसका पीएच मान क्या है? क्षारीय है, या कहें नमकीन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ आया होगा। आइए अब हम समझते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस की, जिनसे एग्जाम में प्रश्न अपने दैनिक व्यवहार में देखें तो वो हमारे समझने के लिए अच्छी होंगी। अब हम समझते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस, जैसे अच्छी फसल उगाने के लिए पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि अगर पीएच मान 6 होगा तो 6 में हमने समझा था वो अम्लीय होगा, या कहें या अम्लीय होगा। इसके अलावा अगर 7 होगा तो उदासीन होगा। तो इस प्रकार की मिट्टी, अगर किसी मिट्टी को चेक किया जाता है और उसका पीएच मान 6 पाया जाता है या पीएच मान 7 पाया जाता है, तो वो फसल उगाने के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है, या कहें सॉइल बेस्ट है, या बेस्ट सॉइल है। और अगर इससे 6 अगर 7 से कहें ज्यादा है, 8 है या 10 है, 12 है, तो उस प्रकार की जो मिट्टी है वो उसका पीएच स्केल ज्यादा होने के कारण उसमें अच्छी फसल नहीं उगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर पीएच स्केल 7 तक है तो अम्लीय प्रकृति का ही माना जाएगा, और 7 प्लस है तो वो क्षारीय प्रकृति का माना जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों कि ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आइए अब हम समझते हैं उससे आगे की मिट्टियों के बारे में। तो अगली जो हमारी मिट्टी है वो है पांचवी मिट्टी और पांचवी मिट्टी का नाम है दोस्तों लवणी मिट्टी। लवणी, जी हाँ दोस्तों, लवणी मिट्टी जो कि और अन्य नामों से भी जानी जाती है, जैसे इसको हम रेह मिट्टी या कल्लर मिट्टी या ऊसर मिट्टी आदि नामों से जानते हैं। क्या होता है कि एग्जाम में यहाँ से अलग अलग टाइप से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपसे सबसे पहले पूछेगा या पूछता है कि लवणी मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी या ऊसर मिट्टी, इन नामों से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें जो हमारी पिछली वीडियो या पिछले जो पार्ट थे उनमें क्या था, या ये कहें कि जो मिट्टियां 4 तक थीं, 1 2 3 4 इस क्रम में हमने मिट्टियों को पढ़ाया है। तो जो मिट्टियां 4 या 4 मिट्टी तक जो थीं वहां तक ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। और ये जो 5वीं 6वीं और 7वीं और 8वीं ये मिट्टियां हैं, इनसे एग्जाम में कहें तो प्रश्न नाम मात्र के लिए पूछता है। इसलिए इन मिट्टियों को ज्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है और ज्यादातर जो टीचर्स होते हैं वो 4 जो मिट्टियां हैं उन्हीं तक पढ़ाते हैं। आइए अब हम समझते हैं आगे। अगर बात करें लवणी मिट्टी के क्षेत्र की, पहला पॉइंट है इसका क्षेत्र। क्षेत्र कहें या विस्तार कहें, क्षेत्र या विस्तार से संबंध है कि ये जो लवणी मिट्टी है वो भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है। तो गुजरात के कच्छ रण में, गुजरात का जो कच्छ रण का जो क्षेत्र है वहां पर लवणी या रेह या कल्लर या ऊसर मिट्टी पाई जाती है। ये पहला पॉइंट समझ आया होगा दोस्तों। और ये कहें तो लवणी मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जिसमें सॉल्ट या नमक की मात्रा अधिक होती है। और इसमें क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है इसमें खेती ज्यादा अच्छे प्रकार से नहीं होती है। इसलिए अगर हम कहें तो ये जो चारों जो मिट्टियां हैं वो खेती के लिए उपयुक्त या कहें अधिक उपयोगी नहीं है और इन मिट्टियों में ज्यादातर खेतियां कम की जाती हैं। 6वीं जो मिट्टी है दोस्तों वो है पर्वतीय मिट्टी। अब क्या है कि पर्वतीय मिट्टी, चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि पर्वतीय मिट्टी पर्वत जो पहाड़ पर्वत होते हैं उन पर पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी को अगर विस्तार की बात करें दोस्तों तो पर्वत हमारे भारत के उत्तर क्षेत्र में पर्वतों की श्रेणियां अधिकतर जैसे हिमालय पर्वत। और इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है खेती। तो खेती सेब, नाशपाती और चाय की खेती पर्वतीय मिट्टी में अधिक देखने को मिलती है। या ये कहें तो यहाँ पर इस प्रकार की सेब, नाशपाती और चाय की खेती इस मिट्टी में हो सकती है अच्छे प्रकार से। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है हिमालय पर्वत का क्षेत्र। हमने यहाँ पर लिखा भी है कि जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र होता है वहां पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। 7वीं जो मिट्टी है दोस्तों वो है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी को समझने से पहले एक शब्द होता है मरुस्थल। क्या होता है दोस्तों? मरुस्थल। तो मरुस्थल शब्द को सबसे पहले आप समझिए। मरुस्थल शब्द का मतलब होता है कि एक वर्ष में 25 सेंटीमीटर से वर्षा जिस क्षेत्र में कम होती है उस क्षेत्र को मरुस्थल हम कहते हैं। तो मरुस्थल का संबंध आप सीधे सीधे वर्षा से समझिए। जहां पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो वह क्षेत्र मरुस्थल के अंतर्गत आता है, या हम जिस क्षेत्र को मरुस्थल क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टी वहीं पर पाई जाएगी जहां पर मरुस्थल क्षेत्र होता है। मरुस्थल क्षेत्र का अगर विस्तार की बात करें, क्षेत्र विस्तार की बात करें, जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है वो राजस्थान, गुजरात,
और साउथ पंजाब जबकि साउथ हरियाणा, इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट है कृषि। कृषि की अगर हम बात करें तो मोटे अनाज, जैसे मोटे अनाजों से हमने समझा था ज्वार, बाजरा, तिलहन और सभी प्रकार की दालें मोटे अनाजों के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें मोटे अनाज किए जा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है मृदा में नमी की कमी। ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसका हमने अभी आपको बताया था कि मरुस्थल से संबंध होता है वर्षा, यानी जहां पर 25 सेंटीमीटर गहराई में वर्षा अगर मापी जाए तो 25 सेंटीमीटर वर्षा ना मिले तो ऐसा स्थान मरुस्थल कहलाता है। और जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर नमी की मात्रा कम देखने को मिलती है, इसलिए क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है इसमें क्या है तो मृदा की कमी मिलती है। इसके अलावा आठवां जो हमारी या कहें आठवीं जो मिट्टी है वो है दलदली मिट्टी। और दलदली मिट्टी से बेसिकली कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनता है, इसलिए इसको आप इसके पॉइंट्स को आप ना समझिए, केवल आप इतना समझिए कि ये जो 8 मिट्टियां हैं वो इस क्रम में हैं या इस प्रकार हैं। इसके अलावा अब है इससे कुछ स्पेशल में हम समझेंगे मृदा अपरदन। वैसे तो मृदा अपरदन जो दोस्तों है वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन जब हम मिट्टियों को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक मृदा अपरदन के बारे में भी समझेंगे। तो मृदा अपरदन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो ले जाई जाए या अपने आप चली जाए, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है जब मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी प्रकार से पहुंच जाती है तो ये जो प्रक्रिया होती है वो मृदा अपरदन की प्रक्रिया कहलाती है। मृदा अपरदन की प्रक्रिया कहलाती है। इसके अलावा अब हम समझते हैं मृदा अपरदन कितने प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ एक बेसिक पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि ये जो मृदा अपरदन का जो चैप्टर है दोस्तों वो एक फुल चैप्टर है और अगले ही क्रम में हम मृदा अपरदन के बारे में समझेंगे और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके क्या है बचाव, इसके बारे में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि मृदा अपरदन क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, या तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाए या फिर अपने आप ही या कहें स्वयं ही मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वैसी प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के प्रकार भी होते हैं दोस्तों, जैसे एक तो कहें तो मृदा अपरदन वायु के द्वारा होता है, पानी के द्वारा होता है और खनन प्रक्रिया जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब जैसे कोई जंगल क्षेत्र होता है या वहां से क्या होता है मिट्टी को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या है मृदा अपरदन की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा जो इसका पॉइंट है स्पेशल में ही, वो है मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पॉइंट है कि मृदा अपरदन की रोक के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 ये एक कमेटी है दोस्तों, और केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड 1953 में इसको स्थापित किया था, इसका गठन किया था। तो ये कमेटी है दोस्तों, और इसके माध्यम से क्या होता है कि मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया होती है उसको रोका जाता है और मृदा अपरदन को रोका जाता है। और तीसरा इसका जो पॉइंट है उसको समझेंगे। तो मरुस्थल की समस्या के अध्ययन के लिए, अभी हमने मरुस्थल के बारे में समझा, जहां पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो वह मरुस्थल क्षेत्र होता है। और मरुस्थल की ये जो समस्या है भारत के अधिकांश क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में मरुस्थल क्षेत्र देखने को मिलता है। और मरुस्थल से आप ये ना समझिए कि मरुस्थल जो शब्द है इससे तात्पर्य होता है जहां पर पानी ना हो या जहां पर रेत ही रेत हो
या बालू या कहीं मिट्टी या बंजर भूमि हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। मरुस्थल शब्द से तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जहां पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो, वर्षा से तात्पर्य है। वरना वो ठंडे मरुस्थल, गर्म मरुस्थल और रेतीले मरुस्थल अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। और मरुस्थल की इस समस्या के अध्ययन के लिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम काजरी के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इसको CAZRI कहते हैं, और इसकी स्थापना कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में की गई है। इसके अलावा जो हमारा आज का और इस पूरे चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो है एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जो है दिवस। तो याद करेंगे दोस्तों, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 दिसंबर। तो उम्मीद है कि ये जो पूरी वीडियो है या जितने भी पार्ट हैं वो आपको अच्छे प्रकार से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको जरा सा भी ये लग रहा है कि सर हमको ये जो चैप्टर है वो अच्छे प्रकार से समझ आया है, अगर आपको समझ आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि ये क्लास जो आपको है वो कैसी लगी। थैंक यू। ज्ञान की ताकत से जुड़े रहने के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।